नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का हम लोग द सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो की फोर्थ वीडियो है। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हम पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन और इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अब हमें क्या करना है, इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे कैसे तुम्हारा चेंज हो रहा है। सबसे पहले कैपेसिटेंस तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक है। ठीक है, हाँ, इससे पहले कभी भी तुमने 10th क्लास में 11th क्लास में आई आई डोंट थिंक तुमने कभी किया है। 11th क्लास में मैक्स टू मैक्स तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सॉरी 10th क्लास में मैक्स टू मैक्स तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल तक ही किया था। अब हमें इस बार इस चैप्टर में सेम लॉजिक, हमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटर्स के ऊपर कैसे कितना एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाँ, फिर उसके बाद तुम्हारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर ही लिया था, जहां पे हम लोगों ने बोला था कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं ना। हाँ, यूजुअली तुम्हारे पास कंडक्टर्स होते हैं, फिर तुम्हारे इंसुलेटर्स होते हैं, और इंसुलेटर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। वी कॉल इंसुलेटर्स ओनली डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी हमारे पॉइंट्स है पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है उसके बारे में समझ लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, तुम्हारे पास एक फैराडे केज, जहाँ पे एक ऐसा कंटेनर जहां पे तुम्हारा अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। हम सबको पता है कि जो हमारा जो कंटेनर होता है, लाइक इफ यू हैव अ सॉलिड कंडक्टर, इफ यू हैव अ सॉलिड कंडक्टर, उसके अंदर सॉलिड सॉलिड हो या हॉलो हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स जीरो बन जाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है इनसाइड दैट कंडक्टर। the electric potential becomes zero, the electric potential becomes constant, जिसके कारण जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। ठीक है, वर्क डन जो है तुम्हारा बिल्कुल, देयर इज नो वर्क डन इनसाइड। अगर यहां से यहां तक लेके चले गए, यहां से यहां तक लेके चले गए इनसाइड कंडक्टर, यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क। ठीक है, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, नाउ द फिनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक शील्डिंग। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग जो भी सेंसिटिव चीजें हैं, जो हमारे क्या बोल जो विच कैन गेट डिसरप्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग इस कंडक्टर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, so we know that inside a conductor electric field is zero. So to protect some instruments from external electric field, हम लोग उस एक क्लोज्ड कंटेनर कंडक्टर के अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसलिए हमें बोला जाता है कि कार से बाहर मत निकला करो। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी या फिर तुम्हारा लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है, कार के अंदर ही रहो, बस के अंदर ही रहो, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ नेचुरल फैराडे केज, जहां से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा पाता। एक मेटल केज की तरह काम करता है। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद हम लोगों ने इंसुलेटर्स के बारे में बोला। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंसुलेटर्स, जिनके जिनके पास ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर बहुत 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 कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रीटी वेल, है ना। तो यहाँ पे जो इंसुलेटर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। फिर फ्री चार्जेस और ब्राउन चार्जेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, हमारे जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फ्री चार्ज रहता है। फ्री चार्ज होता क्या है, दोस आर द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट मेटल्स हैव। ठीक है, उनका जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द एटम, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द एटम, तो दे आर फ्री टू रोम अराउंड, वो अपने तरफ कहीं ना कहीं रोम कर सकते हैं। मगर जो तुम्हारे प्रोटॉन्स हो गए, जो तुम्हारे वैलेंस शेल के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एटम के अंदर है, दैट आर बाउंड टू द एटम, दे आर नोन एज बाउंड चार्जेस या फिर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बाउंड चार्जेस बेटर है। ठीक है, जो तुम्हारे रोम कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। जो तुम्हारे रोम नहीं कर सकते, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम बाउंड चार्जेस। ठीक है,
फिर हमारा आता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से हम लोगों को एक और बार फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक और एन इंसुलेटर आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस इन कॉन्ट्रास्ट टू द कंडक्टर, दे डू नॉट हैव और वेरी लेस फ्री चार्जेस और फ्री कैरियर्स। बहुत कम चार्जेस होते हैं या फिर कोई चार्ज होता ही नहीं है जो तुम्हारे एटम से निकल जाए। तो दे डोंट डू नॉट हैव एनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट हैव एनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। In a dielectric, under the effects of an external electric field, a net dipole moment is induced in the dielectric। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, आई हैव अ प्लेट लाइक दिस, और बीच में मैंने क्या रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक को रखा हुआ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां की तरफ जा रही होगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारे इस कंडक्टर के इस साइड, इस डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है, इस इंसुलेटर के इस साइड में नेगेटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेट होने लग जाते हैं। दैट इज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इस साइड के थे वो सभी के सभी भाग के एक साइड चले गए, जिसके कारण तुम्हारे इस डाइलेक्ट्रिक का एक साइड पूरा का पूरा क्या हो गया, इट बिकेम नेगेटिव, और दूसरा साइड तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा साइड ऑटोमेटिकली बिकेम पॉजिटिव। एक साइड तुम्हारा पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, दूसरा का साइड तुम्हारा पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड, ठीक है। हाँ, तुम्हारा पोलराइज हो गया, ठीक है। दैट इज तुम्हारे पास यहाँ पे अगर इन सभी के सभी चार्जेस को देख लो, हम लोग बोल सकते हैं कि इन सभी के सभी चार्जेस एक सरफेस के ऊपर सर स्प्रेड है। हाँ, ये सारे के सारे चार्जेस एक सरफेस के ऊपर सर स्प्रेड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सो यही चीज यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अंदर के अंदर ही क्या कर रहे हैं ये लोग, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही हमारे पास। अब क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने वाला तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ड्यू टू दी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। ड्यू टू दिस पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक तुम्हारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग मान सकते हैं, वी कैन कॉल दिस दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा पोलराइज्ड होके एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाँ, तुम्हारा बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कम हो गया। एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, दूसरे डायरेक्शन से अपने खुद के डायरेक्शन की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। सो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, ई आउटर माइनस ई इनर, जहां पे ई क्या होता है हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। A net dipole moment is developed by an external dipole field in either case, whether a polar or a non-polar dielectric। डाइलेक्ट्रिक हमारे यहां से शुरू करना है। डाइलेक्ट्रिक हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर और दूसरे होते हैं पोलर, ठीक है। नॉन पोलर और पोलर के बीच में फर्क क्या होता है, अमोघ जोर से बोलो, नॉन पोलर और पोलर के बीच में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। हम्म हम्म जिनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके कारण क्या हो गई, जो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे थे, जो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में ही बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर रहे थे वो बिल्कुल बीच में था, ठीक है। हाँ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नाइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट नॉर टुवर्ड्स द राइट, इट वाज राइट इन द स्मैक डैब मिडल, ठीक है, बीच में था तुम्हारे पास, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है तुम्हारा, हाँ, पोलराइजेशन क्रिएट नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे तुम्हारा CO2 हो गया, CO2 में क्या होता है, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन तुम्हारा बीच में होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, ऐसे अपनी तरफ खींचता है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। दोनों के दोनों एक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों एक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां पे होता है, माइनस से प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव, पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में तुम्हारा डाइपोल जाता है, ठीक है। नाउ
In such molecules, the center of positive charge coincides with the center of negative charge. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो एक एक्सटर्नल डाइपोल क्रिएट नहीं करते. दे डोंट क्रिएट एन एक्सटर्नल डाइपोल. ठीक है. नाउ पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पानी हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, ये सारे के सभी तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. पोलर मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का काम होता है एक इन दोनों के जो सेंटर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स को कोइंसाइड ना कराना. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पे अगर हो गया HOH, आइडियली स्पीकिंग अगर नॉन पोलर होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था, बीच में तुम्हारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे. मगर ऐसा होता है क्या, नहीं होता ऐसा तुम्हारे पास. यू डोंट गेट, एक सुन लो, यू डोंट गेट टू हैव दिस लग्जरी. इसके कारण क्या होता है तुम्हारे पास, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी तरफ आ जाते हैं. यहाँ पे भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तुम्हारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के करीब चले गए. दे वेंट क्लोजर टू ऑक्सीजन, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया ना, और यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आया. सो द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले, मगर दोनों के दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट भी है. इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं और दोनों के दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो क्या करोगे, द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन अ पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर. समझ में आ गया. नाउ अब हमारा आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. The dielectric constant is defined as the ratio of the electric permittivity of the material to the electric permittivity of free space. किस किस को ये याद है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग के भी बोलते थे. के फर्स्ट चैप्टर में है तुम्हारा, यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, that is permittivity of a material, the relative तुम्हारा the permittivity of a material is equal to the relative permittivity multiplied by the permittivity of free space. So तुम्हारे पास ये फॉर्मूला जो है तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीख रखा है. ठीक है. सो द रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये क्या है तुम्हारा, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. ये क्या है तुम्हारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. K is equal to epsilon naught upon epsilon r. It is also known as the relative permittivity or the dielectric constant and it is denoted by K या फिर epsilon r. इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू से तुम क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा का पूरा कैपेसिटेंस तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ही चलता है. ठीक है. Now, therefore, the dielectric constant of a dielectric medium is given by epsilon r is equal to epsilon upon epsilon naught, या फिर k is equal to तुम्हारा क्या हो जाएगा, epsilon upon epsilon naught तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी. Now, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, E नॉट अपॉन E दे रखा हुआ है. Now, ये कैसे आया, हाउ डिड दिस हैपन, समझने की कोशिश करते हैं. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k q अपॉन तुम्हारा आर स्क्वायर है ना, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा q अपॉन आर स्क्वायर. अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये ई ओ मान लो. ठीक है. ई ओ तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट है. नाउ तुम्हारे पास ई ऑफ आर मीडियम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डैश क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन तुम्हारे पास क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया तुम्हारे पास. सो तुम्हारे पास यहाँ पे ई नॉट अपॉन ई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर. ये सब कुछ कट गया तुम्हारा, आर स्क्वायर
कट गया, 4 पाई कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर तुम्हारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तुम्हारे पास? व्हाट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट? के की बराबर होता है। ठीक है, द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू के। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पर उल्टा नहीं लिखा रे, अरे तुम्हारा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है? ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन सी होता है। ये तुम्हारा न्यूमरेटर में चला गया, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ गया, तो तुम्हारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिखा है ना? हाँ, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, वो ई नॉट है, ई कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ई नॉट अपॉन ई आर है तुम्हारे पास। दैट इज नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कैपिटल ई। एप्सिलॉन नॉट ऐसे होता है, ठीक है? एप्सिलॉन लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, ई दिख रहा है? दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, देखो, ठीक है? ओके, अगला पोलराइजेशन, जो मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप्स पर यूनिट per unit volume in a dielectric slab on placing it on an electric field is called polarization। जो तुम्हारा इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह की तरफ गए, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला जिसके कारण क्या हुआ, बीच का डाइलेक्ट्रिक तुम्हारा, उसके इलेक्ट्रॉन्स और स्प्लिट नहीं किए, एक तरफ ट्रांसफर हो गए बस। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो तो वो वापस क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहे हैं। द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर पी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इफ P is induced dipole moment acquired by an atom, the dielectric, and N is the number of atoms per unit volume, then polarization is given as P is equal to N times small p। small p तुम्हारा क्या है, तुम्हारा induced dipole moment, एक मॉलिक्यूल का induced dipole moment कितना है। dipole moment का फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड बाई 2a, है ना, सेम चीज। सो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल का इंड्यूस्ड डाइपोल कितना है, और तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा। सो द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट ऑफ one molecule multiplied by the number of molecules that are getting polarized is known as polarization। जितने डाइपोल्स क्रिएट हुए और एक डाइपोल का कितना तुम्हारा मोमेंटम था, डाइपोल मूवमेंट, मोमेंटम नहीं सॉरी, डाइपोल मूवमेंट, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट P acquired by the atom is found to be directly proportional to the reduced value of the electric field। ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है ना, जितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है उसके बराबर तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट होता है। So the dipole moment is basically equal to the reduced value of electric field, and it is given as P is equal to alpha E naught into E। ठीक है, यहाँ पे अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट है, E naught तुम्हारा ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और E तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, so where alpha is the constant of proportionality called the atomic polarizability। ठीक है, एक एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी द ease with which, इसको समझते हैं और डिटेल में समझते हैं इसको ताकि भूलो ना। सो हमारे पास स्मॉल p क्या था, डाइपोल मूवमेंट ऑफ एक मॉलिक्यूल, कैपिटल N क्या था, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट वॉल्यूम जो तुम्हारे पोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, इफ n इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा ये पोलराइज नहीं हुए, n नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट वॉल्यूम है तुम्हारे पास, पोलराइज नहीं हुए हैं, देन
द पोलराइजेशन इज गिवन एज P मल्टीप्लाइड बाय N इंटू P। ठीक है, P इज व्हाट, अगेन बोल रहा हूं, डाइपोल मोमेंट। N क्या है, नंबर ऑफ क्या, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है तुम्हारे पास। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P एक्वायर्ड बाय द एटम इज, जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे देखा तुम लोगों ने, यहां पे, ठीक है। द रिड्यूस्ड डाइपोल दैट इज तुम्हारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास। ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया तुम्हारे पास, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनर इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। सो यहाँ पे हमारा पोलराइजेबिलिटी, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा एप्सिलॉन नॉट इनटू E। तो तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तुम्हें याद रखना है। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, okay, so where alpha is the constant of proportionality called the atomic polarizability. Now, electrical susceptibility, the polarization density of a dielectric is directly proportional to the reduced value of the electric field and may be expressed as polarization density, capital P। ठीक है, polarization density of a dielectric slab is directly proportional to the reduced value of electric field। कितना तुम्हारा reduce हुआ, सो हमें पता है कि स्मॉल p इज इक्वल टू किसके बराबर है तुम्हारे पास, अल्फा एप्सिलॉन नॉट E के बराबर है। कैपिटल P क्या है, पोलराइजेशन इज इक्वल टू साई एप्सिलॉन नॉट E। यहां पे साई की वैल्यू क्या होती है, इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। सो अल्फा क्या था तुम्हारा, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, साई क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, साई तुम्हारा क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। नाउ इट हैज वैल्यूज फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर वैक्यूम साई की वैल्यू क्या होती है, 0। The relationship between the dielectric constant and the electrical susceptibility is given as K is equal to, K क्या है तुम्हारा, dielectric constant। dielectric constant क्या है तुम्हारा, epsilon naught upon epsilon, sorry, epsilon upon epsilon naught। ओके, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहां पे तुम्हारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, 1 प्लस तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी के बराबर है। तो इसको भी तुम्हें याद कर रखना है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम इज हाउ मच, 0, 0 के बराबर होता है ससेप्टिबिलिटी तुम्हारे वैक्यूम में 0 होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये तुम्हारे एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है जो हम लोगों ने अभी किया है, ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन। ठीक है, इसको याद करके रखो, बहुत बार रीड करो इसको। ठीक है, नाउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। कब तक, अगर ब्रेकडाउन हो गया का मतलब क्या है, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। कितना ज्यादा तुम्हारा एक सब्सटेंस है वो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दबाव है उसको हैंडल करके रख सकता है विदाउट एक्चुअली लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी टू इंसुलेट। दैट मींस कंडक्टर के थ्रू करंट, अगर अगर उसके थ्रू करंट चला गया तो वो हार गया। ठीक है, कितना रोक के रख सकता है। हवा को ही देखो, हवा का जो तुम्हारा जो ये होता है कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो, सॉरी बहुत ज्यादा कम होता है ना, हाँ, मगर जब तुम्हारा बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ जाता है, इवन हवा भी क्या कर लेता है, कंडक्ट करने लगता है। उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली, है ना, लाइटनिंग, वी कॉल दैट लाइटनिंग, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, द मैक्सिमम
electric field that an object can withstand without losing its insulating properties is called the dielectric strength. एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स इसके ऊपर चले गए तो हवा भी तुम्हारा क्या करेगा? इट विल ऑल्सो स्टार्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर तुम चले गए देन व्हाट विल हैपन? इवन एयर विल स्टार्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वही होता है जब तुम्हारा बहुत ज्यादा हवा घूमते रहता है तो क्या होता है? रबिंग होता है। रबिंग होने के कारण क्लाउड्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ जाता है और क्लाउड्स के नीचे एक नेगेटिव चार्ज का लेयर आ जाता है और ये पोटेंशियल बिल्डअप होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। और एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर बिल्डअप हो गया तो वो तुम्हारा क्या करेगा? एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ देगा, एयर के इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को तोड़ देगा, जिसके कारण क्या होगा? हवा तुम्हारा कंडक्ट करने लग जाएगा। द एयर विल स्टार्ट टू कंडक्ट। समझ में आ गया? इस तरह से कंडक्शन हो रहा है। नाउ अगला है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है और इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या है? अ डिवाइस दैट इट इज यूज्ड टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस क्या है? जो उसका जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है? रेजिस्टर इज द डिवाइस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। उसी तरह से कैपेसिटर इज द डिवाइस and its capacitance is its property. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulating material. ठीक है, दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं तुम्हारे पास ऐसे, और उनको तुमने क्या करके रखा हुआ है? दोनों को बिना टच किए सेपरेट करके रखा हुआ है। और ये सेपरेशन के कारण क्या हो रहा है? बीच में अगर करंट फ्लो होता है, इफ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा देता है तुम्हारा। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एक दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। इट कुड बी एयर, इट कुड बी पेपर, वुड, कोई भी तुम्हारा इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। द कंडक्टर्स हैव अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। है ना, चार्ज दोनों के ऊपर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू होता है विद द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, दैट इज अगर एक प्लेट के ऊपर V1 है, दूसरे प्लेट के ऊपर V2 है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V1 माइनस V2। V1 के ऊपर कितना चार्ज स्टोर्ड है? Q। V2 के ऊपर कितना चार्ज स्टोर्ड है? माइनस Q। ठीक है, the electric field in this region between the conductors is proportional to the charge Q। कितना चार्ज तुम लगा रहे हो, कितना चार्ज तुम स्टोर करके रख रहे हो, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। एक कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक है, जितना ज्यादा वो चार्ज स्टोर करके रखेगा उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझने की कोशिश करो, जितना ज्यादा उसके पास चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखेगा, उतना स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, so the potential difference V is the work done per unit positive charge in taking a small test charge from the conductor 2 to conductor 1 against the field। ठीक है, नाउ सोच के देखो, तुम्हारे दोनों के कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है? एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। जब भी तुम्हारे दो चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दो चार्जेस भी नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज भी हो तो वो क्या एमिट करता है? बाहर की तरफ, चारों तरफ क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रिक क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है ना? सो तुम्हारे पास क्या हो रहा है? कैपेसिटर के एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो अपनी खुद की फील्ड नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, वो अपनी खुद की फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, सो the electric field in the region between the conductors is proportional to the charge Q। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल्डअप होगा, जितना ज्यादा चार्ज बिल्डअप होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? तुम्हारे इन दोनों के दोनों सरफेस पे रहने वाले चार्जेस पे। हमें क्लियर? ठीक है, परफेक्ट, ओके।
then V is proportional to Q and the ratio Q upon V is a constant. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूशन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सो क्या होता है, the work done per unit charge in taking a small charge test charge Q फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को तुम क्या कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज वर्क डन पर चार्ज? वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है तुम्हारा। क्यू वी इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, हाँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तुम्हारा एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तरफ लेके जाने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तनिष्क यहाँ पे ध्यान दो, बुक में तुम घर जाके पढ़ लो। ठीक है, यहां से यहां की तरफ लेके जाने के लिए जो जो पोटेंशियल के ऊपर जो काम करना पड़ रहा है, सॉरी, जो वर्क डन पर चार्ज करना पड़ रहा है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। नाउ ये पोटेंशियल और चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज, सोच के देखो, ठीक है, यहां से हम लोग एक स्टोरी बना रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा तुम्हारे पास चार्ज है उतना ही ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही तुम्हें काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो पोटेंशियल है, वर्क डन पर चार्ज जो है वो मेरे डायरेक्टली चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। सोच के देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हारा रोड मैप बना देता हूं। तुम्हें हम सबको पता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जितना ज्यादा तुम्हारा चार्ज बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज पड़ेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा वर्क डन बढ़ेगा। तुम्हारा एक चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन चार्ज तुम्हारा उतना ही ज्यादा बढ़ते रहेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक एक चार्ज को तुम्हें उल्टे डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। सोच के देखो एक और चीज, तुम नदी में फ्लो कर रहे हो, तुम नदी को क्रॉस करना चाहते हो या फिर नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ जाना चाहते हो, दैट इज तुम्हारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। बहाव अगर तुम्हारा कम है तो तुम्हें कम वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, अगर बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक छोटी सी तुम्हारी झील बह रही है, बस नदी पूरी की पूरी ड्राई हो चुकी है और छोटी सी एक झील बह रही है, तो तुम्हें उस नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। टू गो अगेंस्ट द फ्लो विल रिक्वायर यू वेरी लेस वर्क। मगर आप सोच के देखो, अगर तुम्हारा बिल्कुल गंगा की तरह बह रहा है, क्या तुम चल सकते हो? कैन यू गो फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू द हायर पॉइंट इन द रिवर? हाँ, वो तो बहा के लेके जाएगी। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। तुम्हें बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद से तो कर नहीं पाओगे, है ना। सो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, जितना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा पोटेंशियल भी बढ़ेगा। द मोर वर्क यू हैव टू डू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाने में ज्यादा काम नहीं लगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी कम थी, पोटेंशियल भी उसके अंदर कम था, मगर तुमने क्या किया, पूरे के पूरे स्प्रिंग को दबा दिया, पूरे के पूरे स्प्रिंग को तुमने दबा दिया, तो बहुत ज्यादा काम किया तुमने। जितना ज्यादा काम किया उतना ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर स्टोर रहेगा, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहेगी, है ना। पूरा का पूरा तुमने स्प्रिंग को का दे दे के तुमने कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है तुमने, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। बहुत ज्यादा काम करने के कारण तुम्हारा क्या हुआ, बहुत ज्यादा पोटेंशियल स्टोर रहा। ठीक है, वर्क डन जितना बड़ा उतना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। डिड यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड पिक्चर द लॉजिक बिहाइंड दिस? अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास, क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना मेरा चार्ज बढ़ेगा उतना ही मेरा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, वर्क डन बहुत ज्यादा हुआ, वर्क डन बढ़ने के कारण मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो चार्ज के बढ़ने से तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ही करेगा। सो कैन आई से दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल? नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना? गूंगे हो क्या तुम लोग? हाँ, जोर से बोलो। बाप रे बाप। हाँ, हाँ, नहीं रे, अरे नहीं,
A is directly proportional to B, therefore A upon B is a constant बोलते हैं। कहाँ पे? अरे ये तो वर्क डन पर चार्ज है, ये वर्क डन नहीं है, दिस इज वर्क डन पर चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर चार्ज। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ ये जो वर्क, दिस इज व्हाट, एक चार्ज देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिक एक सिंपल सा लॉजिक वापस जाते हैं, ठीक है। तुम एक नदी के अक्रॉस जा रहे हो, ठीक है, नदी के बहाव के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तुम अगर क्या बोलते हैं नदी का बहाव बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक मटका पानी लेके जाना है, ठीक है। यू हैव टू कैरी पॉट फिल्ड विद वाटर फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। हाँ, तो जब तुम्हारे पास एक मटका था तो तुम्हें काम करना पड़ा, दो मटके हो गए तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तीन मटके हो गए तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन पर चार्ज तुम्हारा बढ़ रहा है यहाँ पे। वोल्टेज इज पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ा, एक पर्टिकुलर चार्ज को मूव करने के लिए तुम्हें जितना काम करना पड़ रहा है उसी को ही तो हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। हाँ ये लॉजिक यहां पे लगा लो ना, तुम लोग रट्टू क्यों बन रहे हो, डोंट बी अ रट्टू। थियरी को देखो, यहाँ पे चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण क्या हुआ, तुम्हारा वर्क डन पर चार्ज। एक एक चार्ज को जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा वर्क डन होगा, जितना तुम्हारा वर्क डन इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन इंक्रीज होने के कारण तुम्हारा क्या इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। सो ये सारा का इस पोटेंशियल के इंक्रीज होने की जड़ क्या है, चार्ज है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। एक और स्टोरी सुनना है, चलो देखो, ए ने बी की मदद की, बी ने सी की मदद की, सी ने डी की मदद की और डी ने ई की मदद की, ठीक है। सो क्या डी ई को मदद कर पाता अगर सी नहीं होता तो, क्या सी बी डी को मदद कर पाता अगर बी नहीं होता तो, क्या बी सी को मदद नहीं कर पाता अगर ए नहीं होता तो ए ने ही तो सब कुछ शुरुआत किया, ए के होने के कारण ही तो ई को मदद मिला। अगर ए बोलता नहीं मैं मदद नहीं करने वाला, भाड़ में जाए बंदा, तो क्या ई को मदद मिलेगा, नहीं ना। सो ये पूरा का पूरा प्रोपोर्शनल है रे, अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है रे, दिस इज जस्ट अ पोटेंशियल फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन है बस ये, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल। कहां गया, हाँ। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, सो क्यू अपॉन बी कॉन्स्टेंट में बोल सकता हूं क्या, सो दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और Q अपॉन B इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ कि ना। प्रोपोर्शनैलिटी में सीखा है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज इक्वल टू BC, देयरफॉर तुम्हारा A अपॉन B इज इक्वल टू C, है ना। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन B आ गया। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट का हमारा जो मतलब होता है वो होता है तुम्हारा क्या, कैपेसिटेंस। इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस की तरह देखो इसे, रेजिस्टेंस क्या था, वाज अ कांस्टेंट इन ओम्स लॉ, उसी तरह से कैपेसिटेंस इस फॉर्मूला में कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चार्ज और वेलोसिटी, सॉरी, चार्ज और वोल्टेज से चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पहले ही बताया है, एक रेजिस्टर के चार्ज, रेजिस्टर की वैल्यू को वोल्टेज और करंट को चेंज करके चेंज नहीं किया जा सकता। रेजिस्टर को कैसे कैसे चेंज, रेजिस्टर के वैल्यू को कैसे चेंज किया जा सकता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, थोड़ा और जोर से बोलो यार, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, उसका दूसरा नाम क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, और चौथा टेम्परेचर, ठीक है। ये चारों की चारों चीजों पे तुम्हारा रेजिस्टेंस डिफरेंट है, हमें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला निकाल के रखना पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस C of a conductor is defined as the ratio of charge to the given to the conductor to the raise in potential,
ठीक है, तुमने एक डिवाइस को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, तो उसने क्या किया, अपना पोटेंशियल को इंक्रीज किया। कितने चार्ज पे कितना पोटेंशियल वो इंक्रीज कर रहा है, कितने चार्ज पे वो कितना पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, तुम्हें मैंने खाना खिलाया, तुम्हारा पेट कितना भरा, ठीक है, जितना खाना खिलाऊंगा उतना तुम्हारा पेट भरेगा, ठीक है। हाँ, मगर अब अगर तुम्हारी कैपेसिटी को कैसे देखा जाएगा, हाँ, अगर तुम एक आधे समोसे में ही तुम्हारा पेट, ओ मेरा पेट भर गया बोल के अगर तुम बैठोगे तो तुम्हारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर तुम 10-15 समोसे खा के भी क्या बोलते हैं, डकार मार के और लाओ बोल रहे हो, तो तुम क्या बोल सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा है। तो तुम्हारा कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है, अगर तुम्हारा चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज अपॉन ये होता है, कितना चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है। कम चार्ज देने पे कम पोटेंशियल बढ़ेगा कैपेसिटेंस, कम ज्यादा चार्ज देने पर ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो एक हर एक मटेरियल के लिए तुम्हारा कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, सो कैपेसिटेंस सी डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड द सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। शेप मतलब अलग अलग तरह के शेप के होते हैं तुम्हारे, ठीक है। हाँ, देर आर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, तुम्हारा स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। शेप पे, साइज पे, कितना बड़ा कैपेसिटर है, जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है ना। छोटा बच्चा कम खाना खा सकता है, एक बड़ा सा क्या बोलते हैं पहलवान जैसा बंदा बहुत खाना खा सकता है। सो लिटरली तुम्हारे साइज पे डिपेंड कर रहा है। अ बिगर कैपेसिटर कैन होल्ड अ लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, कितना दूरी है, हाउ डिफरेंट, हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन दीज टू प्लेट्स। कैपेसिटर एट द एंड ऑफ द डे क्या है, दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ, दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, दैट इज वही है कैपेसिटेंस, दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। नाउ इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है तुम्हारा फराड या फिर फैरेड, ठीक है। हम फैरेड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम खुद निकाल सकते हो, ये मैं करने नहीं वाला, ठीक है। बहुत सारा डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया है, खुद से निकाल लेना। 1 फैरेड इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर होता है। A capacitor with a fixed capacitance is symbolically shown as ऐसे, जैसे तुम्हारा रेजिस्टर होता था, है ना, हम लोग क्या करते थे, अगर एक फिक्स्ड रेजिस्टर होता था तो हम लोग एक नॉर्मल ऐसा सिंबल बना देते थे। अगर हम लोग इस रेजिस्टर को चेंज कर सकते थे, दैट इज इसका जो रेजिस्टेंस है अगर हम लोग चेंज कर सकते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, ऐसे, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, कम से लेके ज्यादा तक जा सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम वेरी लेस टू वेरी हाई। एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर को बोलते क्या है, रियोस्टैट, एग्जैक्टली, उसको हम लोग रियोस्टैट बोलते हैं, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, द मोस्ट कॉमन यूनिट आर इट्स सब मल्टीपल्स। एक कूलम्ब ऑफ चार्ज स्टोर करके रखना कोई क्या बोलते हैं मजाक की बात नहीं होती। You need a very large capacitor to hold a 1 coulomb of charge, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में भी सीखेंगे कितना कैपेसिटर चाहिए हम लोगों को 1 coulomb ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। हम लोग यूजुअली माइक्रो, मिली और नैनो फैराड के बारे में हम लोग यूज करेंगे सबसे ज्यादा। माइक्रो, मिली, नैनो और पीको। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, नैनो 10⁻⁻9 और पीको 10⁻⁻12। सो इन सभी यूनिट्स ऑफ फैराड्स को ही हम लोग मैक्सिमम यूज करने वाले हैं। Now, a capacitance of an insulated conductor is increased considerably when it is brought near to an uncharged earth conductor, ठीक है। तो देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, हाँ, वायर जो तुम्हारा अभी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक पीस ऑफ वायर तुम्हारे पास है, उसको तुमने चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर करके रखा हुआ है, इंसुलेटेड हो गया, चार्ज को फ्लो नहीं कर सकता। कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, कब, व्हेन इट इज ब्रॉट नियर टू एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, एक कैपेसिटर को लेके आए,
ठीक है, एक कंडक्टर के पास रखा जो तुमने क्या कर रखा था, अर्थ कर रखा था। तो जैसे ही तुम पास लेके आते हो तो क्या होता है, तुम्हारी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलो, when 1 into 10 raised to power 12 electrons are transferred from one conductor to the other, a potential difference of 10 volts appears between the conductors. Find the capacitance of the conductor. सबसे पहले क्या करना है, हमें चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q is equal to number of electrons multiplied by the charge of each electron. तुम्हारा क्या हो रहा है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ तुम 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा रहे हो। 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराने पर क्या होगा, एक कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो Q की वैल्यू तुम्हारी Ne के बराबर हो गई, है ना। द वैल्यू ऑफ Q इज नाउ इक्वल टू Ne। सो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो, N की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 to the power of 12। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 to the power of 12 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19। इतना कूलम्स हो गया तुम्हारे पास। तो हमारा, हमको पता है C is equal to क्या होता है, Q अपॉन B होता है। सो तुम्हें चार्ज मालूम है, तुम्हें पोटेंशियल मालूम है, चार्ज भी मालूम है, पोटेंशियल भी मालूम है। अगर ये दोनों के दोनों वैल्यूज मालूम है तो तुम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, सिंपल डिवीजन करके कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। डन, ठीक है। फैराड एंड में लिखना मत भूलना। नाउ, लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम अ कैपेसिटर। तुम्हारा जो कैपेसिटर होता है, जैसे तुम्हारा जो पानी की टंकियां होती है ना, हाँ, जो तुम्हारे टैंकर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपार्टमेंट्स में पानी भरने जाते हैं, तुमने नोटिस किया होगा जब भी पानी भरते हैं कहीं ना कहीं से उसके अंदर से पानी लीक हो रहा होता है ना, धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप तुम्हारा पानी लीक हो रहा होता है ना। उसी तरह से जो भी कैपेसिटर को तुम चार्ज करके रखते हो वो धीरे धीरे करके वो अपना चार्ज को लीक कर रहा होता है इनटू द सराउंडिंग, सराउंडिंग में वो अपने चार्ज को लीक कर रहा होता है, ठीक है। फ्रॉम द फॉर्मूला C is equal to Q upon B, it is clear that for very large C, बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए तो क्या होगा, फॉर इट इज क्लियर दैट फॉर लार्ज C V is small for a given Q, C is equal to Q upon B। अगर कैपेसिटेंस तुम्हारा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तुम्हारा कम रहेगा ना, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होगा तो पोटेंशियल तुम्हारा बहुत ज्यादा कम रहेगा। दिस मींस अ कैपेसिटर विद अ लार्ज कैपेसिटेंस कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट वेरी स्मॉल क्यू, वेरी स्मॉल वोल्टेज में तुम्हारा बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकता है, बहुत ज्यादा चार्ज, ठीक है। ये समझ में आ गया, जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो कम पोटेंशियल में स्टोर करके रख पाएगा। इसको अगर फिजिकली समझना है तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा तालाब है, बड़ा इन द सेंस क्या बोलते हैं, स्प्रेड आउट तालाब है, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारे पास एक स्प्रेड आउट तालाब है, उसके अंदर जब तुम पानी भरते हो, पानी की डेप्थ ज्यादा नहीं होती मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा होता है। अब उसी पानी को तुम क्या कर रहे हो, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में डाल रहे हो, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कंटेनर में अगर तुम डालोगे तो क्या होगा, हाइट बढ़ती जाएगी उस सिलेंडर की। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पानी जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जब एक फ्लैट सरफेस पे तुमने रखा था, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। अब उसी को तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारा, सी थिंग इज, पोटेंशियल तुम्हारा बहुत कम लग रहा है, व्हाट आई ट्राइंग टू से इज, पानी बहुत स्टेबल है ना, पानी बहुत स्टेबल है, मगर तुम यही चीज अगर कम चार्ज के लिए करोगे, कम चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, हाँ, नहीं रुको रुको, कम कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ज्यादा कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल तुम्हारा कम होगा, कम चार्ज के लिए पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इमेजिन करना, एक पूरा का पूरा तालाब है, वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज है, मगर क्या बोल, बहुत ज्यादा पानी है, मगर डेप्थ बहुत कम है, पोटेंशियल बहुत कम है तुम्हारे पास। ज्यादा कैपेसिटी है, कम तुम्हारा हाइट है ना। कम हाइट होने के कारण तुम्हारा जो पोटेंशियल है उस पानी का बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है। एज द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस the potential decreases, so you can store a large amount of charge in a very small potential difference।
एक छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर तुम बहुत सारा चार्ज स्टोर करके रख सकते हो अगर तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कम कैपेसिटी होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा तुम्हें सेम चार्ज को स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, so this is very important fact. This is very important fact because large amount of charge produces strong electric field around the conductor. This strong field can ionize the surrounding air and accelerate the charges so produced to oppositely charged plates, thereby neutralizing the charge on the capacitor plates. एक सेकंड, कुछ मिस किया क्या मैंने? ठीक है, हाँ, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बिकॉज जितना ज्यादा तुम्हारा चार्ज स्टोर होगा, यहाँ पे कैपेसिटर को देखते हैं। ठीक है, यू हैव टू कैपेसिटर्स लाइक दिस, यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है। तुम क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के दूर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे व्हाट विल हैपन हियर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ये पूरे के पूरे कंडक्टर के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना। नाउ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयनाइज द सराउंडिंग एयर एंड एक्सेलरेट द चार्जेस। दैट इज, तुम्हारा जो कंडक्टर के अराउंड जो हवा है, जो पानी है, जो भी है, उसको वो आयनाइज कर सकता है। आयनाइज करके वो दूर दूर भगा सकता है ना। आयनाइज कर दिया और क्या बोलते हैं, वो एक्सेलरेट करा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कंडक्टर के चारों तरफ तुम्हारा आयनाइज्ड हवा नहीं है, वो आयनाइज्ड हवा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तुम्हारा तेजी से जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, व्हाट डज सच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन, अगर तुमने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स किससे बना हुआ है, मास और एक्सेलरेशन से बना हुआ है। तो तुमने अगर एक आयनाइज्ड पार्टिकल को तुमने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा, वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा, है ना। वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयनाइज द सराउंडिंग एयर एंड एक्सेलरेट द चार्जेस सो प्रोड्यूस्ड so charges and accelerate the charges so produced to oppositely charged placed, thereby neutralizing the charge on the capacitor plates। तो एक्सेलरेट करके ये क्या कर रहा है, इट इज सो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो सराउंडिंग हवा को क्या कर रहा है, तुम्हारा आयनाइज कर रहा है। आयनाइज करके तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मान लेते हैं, तुम्हारा एक पार्टिकल है यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अराउंड दिस चार्ज, ये क्या कर रही है, ये तुम्हारे इस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हवा को आयनाइज कर दिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा क्या कर रहा है, नेगेटिव की तरफ चले जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे नेगेटिव की तरफ चले जा रहा है, नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर मिलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन में जब एक इलेक्ट्रॉन वापस चले जाता है तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, कितना चार्ज होता है उसके पास, न्यूट्रल, जीरो। तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाके नेगेटिव के वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पॉजिटिव के पास जाके क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो चार्जेस देखो इस तरह से हो रहा है, तुम्हारे प्लेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस थे, तुम्हारे प्लेट्स के ऊपर बहुत सारा चार्जेस थे, उन चार्जेस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, हवा में रहने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको आयनाइज कर दिया। आयनाइज करके एक्सीलरेट करके पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे उन्हीं का ही चार्ज धीरे 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 करके खत्म हो जा रहा था, न्यूट्रलाइज होके उनका जो चार्ज है धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था, है ना। उन्हीं का नहीं समझ में आया तो प्लीज हाथ ऊपर करो, प्लीज प्लीज। नहीं, ये वाला आ गया, अमोक पक्का। हाँ, तुम्हारे
सराउंडिंग एयर को वो आयनाइज कर रहा था, सराउंडिंग एयर को आयनाइज करके आयनाइज्ड कंटेंट्स तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाके देवर न्यूट्रलाइजिंग वो ईच अदर, दोनों के दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहा था। और न्यूट्रलाइज करने के कारण क्या हुआ, कैपेसिटेंस तुम्हारा, कैपेसिटेंस बोल रहा हूं, चार्ज तुम्हारा खुद कम हो गया, ठीक है। सो दस thereby neutralizing the charge on the capacitor plate. This means the charge of the capacitor leaks away due to the reduction in the insulating power of the intervening medium. तो तुम्हारा एक इंसुलेटिंग मीडियम अगर बीच में होता तो क्या करता, वो इलेक्ट्रिक, सोच के देखो आप यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो वो क्या करता, वो अपने आप को आयनाइज कर देता। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो वो क्या करता, अपने आप को आयनाइज कर देता। आयनाइज करने के कारण क्या होता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऑपोजिट होता, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता, जिसके कारण क्या होता, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती, चार्जेस तुम्हारे न्यूट्रलाइज नहीं होते। ये बाहर का जो कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तहलका मचा हुआ है तुम्हारा, वो नहीं होता, चार्जेस तुम्हारे लीक नहीं होते। चार्जेस लीक नहीं हो रहे हैं, हम लोग उसे लीक का पिक्चर क्यों दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे दोनों के दोनों प्लेट से चार्जेस टपक रहे हैं, नहीं, ये नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन होने के कारण, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव रिकंबाइन होने के कारण तुम्हारे प्लेट्स के ऊपर चार्ज कम हो जा रहा है बस। अदरवाइज इट इज, प्लीज ऐसे इमेजिन मत करो कि तुम्हारे प्लेट्स में से तुम्हारे चार्जेस नीचे की तरफ टपकते जा रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट लीकेज मीन्स। तुम्हारे जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, वो कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर जो चार्जेस है रिकंबाइन हो के तुम्हारा क्या हो रहा है, दे आर रिड्यूसिंग देयर चार्जेस, दे आर न्यूट्रलाइजिंग देयर चार्जेस इन देम। सो डाइलेक्ट्रिक रखना अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा ओवरऑल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर सकता है। इसके कारण क्या होगा, वो तुम्हारा कैपेसिटर जो है और ज्यादा चार्ज को स्टोर करके रख सकता है विदाउट लीकेज। सो कैपेसिटर कैसे चार्जेस को लीक करता है, समझ में आ गया। कैपेसिटर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हवा को आयनाइज करता है, हवा को आयनाइज करके आयंस तुम्हारे दोनों के दोनों अलग अलग प्लेट्स की तरफ जाते हैं, जिसके कारण तुम्हारा रिकंबाइन होके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण ओवरऑल चार्ज कम हो जाती है तुम्हारी। चलो, सो दिस मीन्स दैट यहाँ पे चार्जेस ऑफ द कैपेसिटर लीक अवे ड्यू टू द रिडक्शन इन द इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, ठीक है। सो अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे काम करता है हम लोग समझने वाले हैं। Now, what is a parallel plate capacitor? Parallel plate capacitor consists of two thin conducting plates of area A held parallel to each other at a suitable distance D. यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों का सरफेस एरिया क्या है, A है, इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, D है, ठीक है। वन ऑफ दीज प्लेट्स इज इंसुलेटेड एंड अदर इज अर्थड, ठीक है। एक को तुमने क्या रखा है, इंसुलेट करके रखा हुआ है, दूसरे को अर्थ करके रखा हुआ है, एंड देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन दीज प्लेट्स। वैक्यूम मतलब हवा भी नहीं है, ठीक है। नाउ सपोज, ठीक है, सपोज द प्लेट्स x is given a charge of plus q coulombs. By induction, minus q coulombs is produced on the inner surface of plate y. तो तुमने x को क्या दिया है, प्लस क्यू कुलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे सभी के सभी भाग के एक तरफ चले गए, है ना। पॉजिटिव, अगर तुमने इस प्लेट को तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ, नीचे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले जब पॉजिटिव चार्ज नहीं था तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट थे, दे वर स्प्रेड आउट ऑल अक्रॉस द कैपेसिटर। मगर जैसे ही तुमने इनको क्या किया,
इनको तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या हुआ, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफा ही चले गए, सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक तरफा ही चले गए, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है तुम्हारे पास। नाउ यहाँ पे देखो, इसी को ही तो हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, इसी को ही तो हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। नाउ by induction minus q coulombs of charge is produced on the inner surface of plate y and plus q coulombs on the outer surface. Now यहाँ पे minus y सॉरी यहाँ पे माइनस क्यू प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, प्लस प्रोड्यूस हुआ, है ना। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज कर गए, ठीक है, दे जस्ट पोलराइज देमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ दस द प्लेट, यहाँ पे सिंस द प्लेट y इज कनेक्टेड टू द अर्थ, प्लेट y को तुमने क्या किया है, अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, इज कनेक्टेड टू द अर्थ, ठीक है। आउट द प्लस क्यू चार्ज ऑन द आउटर सरफेस फ्लोज टू द अर्थ, दैट इज यहां से जो अर्थ में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारे प्लेट नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। तो इसको स्टोरी को फिर से ध्यान से समझो, मेरे को पता है तुम लोगों को ये चीज क्या बोलते हैं समझ में नहीं आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट्स है तुम्हारे पास, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 को तुमने क्या किया है, एक प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज दे रखा हुआ है, इस प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज देने के कारण यहां पे क्या हो गया, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया, हाँ कि ना, यहां तक क्लियर है। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, यहां पे रहने वाले सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफा ही कर दिया, इसके कारण क्या हुआ, तुम्हारा एक इक्वल ही माइनस क्यू चार्ज यहां पे डेवलप हुआ और यहां पे नीचे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और ये जो पॉजिटिव प्लेट है तुम्हारा किसके साथ कनेक्टेड है, अर्थ के साथ कनेक्टेड है। अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस सभी के सभी यहां चले जा रहे हैं, फ्लोइंग टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है तुम्हारे, ये जो अर्थ है ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यहाँ की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जिसके कारण ये सभी के सभी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, यहां से अर्थ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे तुम्हारे, दे ट्रैवल्ड टुवर्ड्स हियर, दे न्यूट्रलाइज्ड ऑल दीज पॉजिटिव चार्जेस। तो बचा क्या तुम्हारे पास, दो प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d, हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ a, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया a है ना, हैविंग अ चार्ज ऑफ प्लस q एंड माइनस q कूलम्स, बन गया तुम्हारा कैपेसिटर। यही तो है तुम्हारा कैपेसिटर, दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस हैविंग एन एरिया a, क्रॉस सेक्शनल एरिया a एंड हैविंग ऑल्टरनेट ऑपोजिट चार्जेस, एक के पास प्लस क्यू दूसरे के पास माइनस क्यू। ये समझ में आया कैसे हुआ, पॉजिटिव चार्ज डाला, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज नीचे इंड्यूस हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ था, हाँ, जिसके कारण ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होने लग गए, सभी के सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बचा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आई होप तुम्हें अंडरस्टैंड हुआ होगा ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ suppose the surface charge density of a charge on each plate is sigma, that is तुम्हारा प्लेट 1 के ऊपर प्लस सिग्मा है, प्लेट 2 के ऊपर माइनस सिग्मा है। We know that the intensity of electric field at a point between two planes parallel to the sheet of equal and opposite sign is given as sigma by epsilon naught। ये तुम्हारा वो शीट्स का जो फॉर्मूला था तुम्हारा, शीट्स में तुम्हारे पास क्या होता है, दो शीट्स के बीच में जो तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चैप्टर पूरा भूल गए तुम लोग। घर पे रिवाइज नहीं करोगे 12th पास नहीं होगे, समझ में लेना है ये बात।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में जो तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी गिवन एज E is equal to sigma by epsilon naught. Now the charge on each plate is Q and the area of each plate is how much? हाँ, A के बराबर है, ठीक है। सो Q सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? Q बाई A, हाँ, चार्ज डेंसिटी होती है तुम्हारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है तुम्हारी। नाउ तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A के बराबर हो गया। हाँ, ये चार्ज बिटवीन टू शीट्स ऑफ ऑपोजिट, ये चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू तब तुम्हारा होता है, ठीक है, याद रखो इसको। नहीं है समझ में आ रहा क्या? अरे देखो देखो, ये एक शीट हो गया, ये एक शीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? प्लस सिग्मा चार्ज है, यहाँ पे है तुम्हारे पास माइनस सिग्मा चार्ज है। इसके कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे, ये तुम्हारा क्या कर रहा है? ये वाला शीट तुम्हारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये वाला कितना प्रोड्यूस कर रहा है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है? इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तुम्हारा ये वाला क्या कर रहा है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट अगेन अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ जाके तुम्हारा क्या कर रहा है? अगेन ये भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो क्या मिला तुम्हारे को, तुमको? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दो कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स जिनका, जिनके ऊपर एक के ऊपर अगर प्लस सिग्मा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। दोनों का डायरेक्शंस भी अलग है, देखो, एक पॉजिटिव से बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू, दूसरे का नेगेटिव अंदर की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, E2 करके आ रहा है तुम्हारे पास। सो E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्यों क्यों कैसे कर रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है ये? नाउ द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज Q एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, तो हमें E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मिल गया। नाउ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मिल गया, इसको याद करके रखो। नाउ हाउ इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेटेड टू ईच अदर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, B बाय R या फिर डिस्टेंस ना, ठीक है फाइन, बी बाई आर मान लो, बी बाई डी लिख लो, जो भी हो, हम लोग यहाँ पे डी लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हैं। सो हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूलास निकल के आ गए। एक हो गया हमारे पास ई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और हमारे पास दूसरा क्या है? ई इज इक्वल टू बी अपॉन डी। सो V अपॉन D इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, तो इसको बस थोड़ा बहुत आगे पीछे करो। सो Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है? C के बराबर होता है, कैपेसिटेंस के बराबर होता है। C इज इक्वल टू Q अपॉन B के बराबर होता है। C इज इक्वल टू Q अपॉन B। देयरफॉर अब Q अपॉन B है तुम्हारे पास, तो इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो? क्या मैं इसको नीचे ला सकता हूं और इसको ऊपर लेके जा सकता हूं? एप्सिलॉन नॉट, इसको देखो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू Q अपॉन B लिख सकता हूं। एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू Q अपॉन B लिख सकता हूं। देयरफॉर तुम्हारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू C। ये तुम्हारे कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ कैपेसिटर, ठीक है। प्लीज घर पे जाके रीडिंग करो,
ठीक है, जब मैंने बोला था तुम्हें फर्स्ट चैप्टर को एक बार रिवाइज करके आओ, ठीक है, पढ़ाने से पहले एक और बार क्या बोलते हैं रिवाइज करके रखोगे तो ही याद रहेगा, वरना अरे ई और ये भूल जाओगे तुम लोग ये सारी की सारी चीज। तो कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? सबसे पहले दो प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना? दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने क्या लिखा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लिखा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तुम्हारा एक फॉर्मूला निकल के आया। दूसरा क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? B by D। So B is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सॉरी V by D is equal to हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया, रीअरेंज कर दिया, C is equal to एप्सिलॉन नॉट A by D। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हारे 2 नंबर का डेरिवेशन आता है, ठीक है? हाँ, लिख लो यहाँ पे स्टार मार्क करके रखना है, कर लो, तुम्हारे कॉपी में लिख लो, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर तुम्हारा आएगा, ठीक है? अभी क्लास में डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हें बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को देख सकते हो। द मेन रीजन मैं जो कर रहा हूँ उसी का है, क्लास में जल्दी से जल्दी थियरी कंप्लीट करना है ताकि तुम लोग घर पे जाके इसके डेरिवेशन को कर सको। ये जो एग्जाम आने वाला है इसके अंदर मैं ये जरूर पूछूंगा, डेरिवेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 नंबर का ही है ये, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज को हम लोगों को कंपेयर करके थोड़ा बहुत रीअरेंज करके लिखना है बस, ठीक है? आई एम गोइंग टू आस्क दिस नेक्स्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई कैपेसिटेंस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हमें C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी दे रखा हुआ है, तो अगर हम लोगों को अगर कैपेसिटेंस को बड़ा करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर्स को कम करना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े प्लेट्स और जितना कम डिस्टेंस होगा तुम्हारे पास उतना ही तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है? अंडरस्टूड? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? C is equal to epsilon naught A by D। It is the same as R is equal to तुम्हारा रो L upon A। R का खुद का फॉर्मूला, कैपेसिटर के खुद का फॉर्मूला, उसी तरह से ओम्स लॉ में देखो, ओम्स लॉ में क्या था तुम्हारे पास? हाँ, V अपॉन I इज इक्वल टू R था। उसी तरह से यहां पे तुम्हारे पास क्या है? Q अपॉन B इज इक्वल टू C। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ कंपैरिजन। ये तुम्हारा क्या था? ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे कांस्टेंट कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर का खुद का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे कांस्टेंट था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का खुद का फॉर्मूला है ये, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू टेल यू कब कौन से फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, ठीक है? दिस इज द वैल्यू। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ, एरिया और मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स को चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे जिस तरह से वोल्टेज और करंट का इस्तेमाल करके हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह से चार्ज और पोटेंशियल का इस्तेमाल करके हम लोग कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है, देखना है देखो, ठीक है? सो एटलीस्ट तुम्हारे एग्जाम के रिव्यू से पहले तो वो पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोना मेक सम वीडियोस जहां पे पूरा का पूरा क्लास एक्सप्लेन होगा और ऐसे वीडियोस जहां पे चैप्टर रिव्यू होगा, ठीक है? क्लास जो एक्सप्लेन हो रहा है उस वीडियो को तुम्हें एटलीस्ट 2 बार देखना है, अपने आप को डेट रखना है, वरना 7 महीने बचे हैं बस बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ 7 मंथ्स लेफ्ट। 7 मंथ्स तुम्हारे चुटकियों में चल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम लोगों को। ये लास्ट टाइम यही बोला था मैंने। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, दो कैपेसिटर के बीच में कितना फोर्स जनरेट हो रहा होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? इन ऑर्डर टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन आउट बाय अ प्लेट, ठीक है? हाँ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या होता है? एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है तुम्हारा,
there is a direct proportionality between the amount of force that is being produced and the electric field. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं कितना है हमारे पास, ठीक है। नाउ the electric field out of one plate is given as sigma by 2 epsilon naught. तो दोनों को मिला के हम लोग क्या कर देंगे, वेर सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन A है तुम्हारे पास। तो एक प्लेट से तुम्हारा अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है, हमने क्या किया, सिग्मा को Q अपॉन A से सब्स्टिट्यूट करके फाइनली क्या लिखा, Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के दोनों प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, हाँ, the force between two plates will be given as Q is equal to, sorry, F is equal to, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का मिल चुका है, एक प्लेट का मिल चुका है, तुम्हारे पास बस एक चार्ज मल्टीप्लाई करना है, कोई भी चार्ज ले लो, ठीक है। नाउ दूसरा जो प्लेट, ये देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तुमने क्या कर रखा है, यहां पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, दैट इज सिग्मा, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। E इज इक्वल टू ये निकल के आ गया, हाँ कि ना। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा चार्ज भी तुम्हारा सिग्मा क्यू ही तो है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही तो होता है ना। कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, मैग्नेट सिर्फ साइन का ही तो बदलाव है, एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर प्लेट ने क्या किया, एक कैपेसिटर प्लेट ने क्या किया, तुम्हारे पास तुम्हारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको दिखा रहा है, Q2। यहाँ पे Q2 कौन है, यहाँ पे अगेन Q ही है तुम्हारा। सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, Q मल्टीप्लाइड बाई E के बराबर हो जाएगी। सो E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, Q स्क्वायर्ड अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो लॉजिकली मैंने तुम लोगों को बताया है फोर्स क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। फील्ड को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक प्लेट तुम्हारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट अमाउंट ऑफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एक प्लेट तुम्हारा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा तुम्हारे पास दूसरे चार्ज कितना है, दूसरे चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन द अदर प्लेट, कितना चार्ज मौजूद है उस प्लेट के ऊपर, हाँ Q चार्ज मौजूद है। तुमने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये भी तुम्हारा न्यूमेरिकल बन के आता है, ठीक है। हाँ, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन द अदर, और कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा क्या, अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों अट्रैक्टिव फोर्स होगा, डिफरेंट साइंस के चार्जेस होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। सो what is the area of a plate, area of the plates of a 2 farad parallel capacitor, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस दे रखा हुआ है, हाँ, गिवन दैट द एरिया ऑफ सेपरेशन D दे रखा हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर्स दे रखा हुआ है। You will realize from your answer why ordinary capacitors are in the range of microfarads or less. However, electrolytic capacitors do have a much larger capacitance, 0.1 farad, because of very minute separations between the conductors. तो चलो निकाल के देखते हैं, हमें कैपेसिटेंस दे रखा हुआ है, हमें D दे रखा हुआ है, क्या हम लोग A निकाल सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है तनिष्क, C इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अरे जब डिस्टेंस और ये दे रखा,
ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी निकालना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, ए निकालना है। ए इज इक्वल टू सी इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास, 2f, 2 इंटू डी कितना है हमारे पास 0.1 ना, कितना दे रखा था 0.5, सॉरी मैं 5 इंटू टेन रेज पर 0.5 इंटू टेन रेज पर माइनस टू या फिर 5 इंटू टेन रेज पर माइनस थ्री ही लिख दूं, है ना। 5 इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री अपॉन 8.8 इंटू टेन टू द पावर माइनस कितना होता है माइनस 24, नहीं 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। 8.8 इंटू टेन रेज पर माइनस 12, सो area is equal to 2 multiple 10 upon 88 into 10 to the power minus 3 upon 10 to the power minus 13 is equal to 10 to the power of 10 हो गया, और 10 डिवाइड बाई 88 0.11 इंटू 10 टू द पावर 10 या फिर 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1.1 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर है देखो, किलोमीटर स्क्वायर देखो 1130 किलोमीटर स्क्वायर। 1130 किलोमीटर स्क्वायर मतलब कितना हो गया पता है, 1130 द होल रेज़ टू द पावर 1 डिवाइड बाय 2, 33 किलोमीटर लंबा एक साइड वाला एक क्यूब। एक शीट ऑफ पेपर लिया तुमने ऐसा करके, क्यूब बोल रहा हूं, एक शीट ऑफ पेपर लिया, ये 33 किलोमीटर का है, ये भी 33 किलोमीटर का है। 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए इतना बड़ा कैपेसिटर का जरूरत पड़ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज या फिर 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज स्टोर करके नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं, हाँ नैनो, माइक्रो, पीको ऐसे अमाउंट ऑफ कैपेसिटर्स ही हमें मिलते हैं, ठीक है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी हैव वेरी लेस कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक क्या बोलते हैं, एक सिटी जितना बड़ा, तुम चाहते हो एक सिटी जितना बड़ा कैपेसिटर बन जाए तुम्हारा, हाँ कौन से इक्विपमेंट के अंदर डालोगे तुम, कहीं नहीं डाल सकते, है ना। दैट इज द रीजन व्हाई हमारी कैपेसिटेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी हमारी, ठीक है। Parallel plate capacitor has a parallel plate capacitor has plate area of 25 centimeter square and a separation of 2 millimeters between the plates. The capacitor is connected to a 12-volt battery. Find the charge on the capacitor. कैसे करोगे, हमें पता है C is equal to Q upon B होता है, is equal to epsilon naught A by D होता है। सो हम लोग बस इसका इस्तेमाल करेंगे, हमें B की वैल्यू दे रखी हुई है, A की वैल्यू दे रखी हुई है, D की वैल्यू दे रखी हुई है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.8 into 10 raised to minus 12। जब सारे के सारे वैल्यूज पता है और सिर्फ हमें एक चार्ज ढूंढने बोला है, क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं, आसान है डायरेक्टली। नेक्स्ट, if the plate separation is decreased by 1 millimeter, if the plate separation is decreased by 1 millimeter, then find the extra charge given by the battery to the positive plate। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने जो सबसे पहले जो D है, हाँ जब तुम्हारे पास ये D था, जो तुम्हारा जो चार्ज निकल के आया वो कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद D को तुमने 1 मिलीमीटर से कम कर दिया, 1 मिलीमीटर से कम करने के बाद तुम्हारे पास एक और चार्ज की वैल्यू आई होगी, एक और चार्ज की वैल्यू आएगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, यू विल गेट टू सी द अमाउंट ऑफ चार्ज जो तुम्हारे बैटरी को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो तनिष एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने 1 मिलीमीटर को डिक्रीज कर ही दिया, इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर बाय 1 सेंटीमीटर, क्या मेरा चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, बढ़ेगा ना, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, एग्जैक्टली।
ठीक है। सो तुम्हारा जो चार्ज होता है वो बढ़ने लगता है। समझ में आ गया? अलर्ट रहो अमोघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुमसे तुम्हें तुम्हें पूछूंगा मैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहां पे ना तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस इन द फर्स्ट प्लेस? 2 मिलीमीटर था, ठीक है। सो द कैपेसिटर इज कनेक्टेड। अब तुमने क्या किया है, 1 मिलीमीटर से घटा दिया, डिस्टेंस को तुमने आधा कर दिया। अगर डिस्टेंस को आधा कर दोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, डबल हो जाएगा तुम्हारा चार्ज, ठीक है। सो कितना चार्ज एक्स्ट्रा जाएगा उसके पास? 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स। क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं कि तुम लोग लॉजिक समझो। लॉजिक समझने के बाद फिर जब तुम मेरा टेस्ट करोगे उसमें मेरे को पता चलेगा कि कितना ही लॉजिक समझ में आया तुम्हारा। क्लास में बैठ के सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को समझने की कोशिश करो और कुछ नहीं। प्रैक्टिस तो तुम्हें घर पे जाके मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, होमवर्क दूंगा, नहीं करके आओगे तो हाँ अगला शक्ल देखोगे तुम लोग। हाँ एक सेकंड को फिर। So, the effects of dielectric on a parallel plate capacitor. Consider a dielectric. Consider a dielectric is inserted between the plates of a parallel plate capacitor and fully occupying the intervening region. इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास एक कैपेसिटर दे रखा हुआ है और इसके अंदर पूरा का पूरा तुमने क्या भर के रखा हुआ है? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के रखा हुआ है। इट कुड बी पेपर, तुम्हारा कोई पॉलीमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो the dielectric is polarized by the field with surface charge density sigma p and minus sigma p. पोलराइज हो चुका है ये। तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव था, दूसरा प्लेट तुम्हारा नेगेटिव था, ठीक है। अब तुम्हारा इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट? टोटल तुम्हारा यहाँ पे सिग्मा टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माई सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मेन माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं प्रॉब्लम? ओके ठीक है। सो क्या हो रहा है, जो हमारे पास जो प्लेट है ना, प्लेट के अंदर हम लोग दो दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक को भर के रखा हुआ है। We have filled the distance between the two dielectric plates with two parallel plates with a dielectric. Now जैसे ही हमें पता है कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कितने के बराबर होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इज इट करेक्ट? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। दो प्लेट्स के बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा क्या आ रहा है? इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्होंने बहुत छोटे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ये जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था? सिग्मा। इसके ऊपर पॉजिटिव सिग्मा था, इसके ऊपर नेगेटिव सिग्मा था। यहां से तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, ठीक है। तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लो करने लग गया। अब फ्लो करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ये है मेरा सिग्मा पी, पोलराइज्ड कितना मेरा चार्जेस निकल के आए। यहाँ पे है माइनस सिग्मा पी और यहाँ पे हो गया प्लस सिग्मा पी, ठीक है। तो इनको भी मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग देम आल्सो एज व्हाट? टू शीट्स, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाउ मच? दे आर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कैपेसिटर के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे इस डाइलेक्ट्रिक के कारण तुम्हारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू द टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कहां से आया पता चला? हाँ, ये बात समझ में आ गई? नहीं अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर से बताओ, मैं और फिर से बता दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फॉर अ देखो देखो फिर से समझो, अगर मेरे पास एक शीट ऑफ कंडक्टर है यहाँ पे, एक और मेरा एक शीट आ गया, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है मेरे पास तो ये क्या करेगा, अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में होगा, अंदर के डायरेक्शन में होगा। नाउ एक इनफाइनाइट शीट ऑफ मेटालिक कंडक्टर तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ शीट ऑफ कंडक्टर इज गिवन एज तुम्हारा शीट ऑफ चार्ज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, ये तुम्हारा अंदर के डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस कर रहा है नेगेटिव वाला। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है दो प्लेट्स के बीच का, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक कितना है, सिग्मा पी बाई 2 सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखो यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है। तो यहां पे तुम्हारे पास सिग्मा पी आ गया। तो दोनों के बीच में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है रे, हाँ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। So, as sigma is greater than sigma p, the term sigma minus sigma p is proportional to sigma and can be written as sigma minus sigma p is equal to sigma upon k. Sigma minus sigma p is equal to sigma upon k. ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम लोगों ने ये क्यों लिखा है, ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के क्यों लिखा है, क्योंकि जो सिग्मा बढ़ेगा तो सिग्मा पी बढ़ेगी, सिग्मा माइनस पी भी तुम्हारा पी के बराबर हो। नीचे के क्यों लिखा है हम लोगों ने, हाँ के को ही तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ यहाँ पे के जो है यही तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आ रहा है। नहीं नहीं तुम्हारे पास सिग्मा अगर तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है, ठीक है, हाँ सिग्मा तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है इज इक्वल टू क्या होता है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। हम्म, रुको
सो C इज इक्वल टू नॉर्मल फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या मिलेगा मेरे को? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T अपॉन K। अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी तरह से भरा हुआ है तो क्या होगा? C is equal to epsilon naught K epsilon naught A by D। और ये कैसे है वो भी देखो। अगर तुम्हारा पूरा का पूरा भरा हुआ है तो T will be equal to what? T will be equal to D। तो क्या मिल जाएगा? epsilon naught A by T अपॉन K। यहाँ पे T भी D के बराबर ही है ना? हाँ, तो क्या मिला तुम्हें? epsilon naught A K by D। K epsilon naught A by D निकल के आ गया तुम्हारे पास। ओके, और फाइनली तुम्हारे पास अगर एक कंडक्टर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area and a separation between them। एरिया भी दे रखा हुआ है, सेपरेशन भी दे रखा हुआ है। Calculate the capacitance of the capacitor। डायरेक्ट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D डायरेक्टली निकल जाएगा, इसमें डाउट है? यहाँ पे एयर है, एयर मतलब K की वैल्यू क्या होती है? एयर और वैक्यूम की K की वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D निकल के आ गया। नेक्स्ट, अगला, if the capacitor is connected to a 100 volt supply, what will be the charge on each plate? C is equal to Q by V होता है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास Q is equal to CV। खत्म, वो भी निकल के आ गया। How would charge on the plates be affected if a 3 millimeter thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected? अब तुम्हें क्या करना है? हाँ, हाउ वुड द चार्ज चेंज? तो कैसे करोगे? ये वाला आखिरी वाला आंसर मत देखो, यहाँ पे देखो कैसे करोगे। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? How would charge on the plate be affected if a 3 millimeter thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates? क्या चार्ज तुम्हारा बढ़ेगा कि घटेगा वो बता दो मेरे को बस। हाँ, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक डाल के रखे हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। इनिशियली तुम्हारे पास चार्ज कितना आ रहा था, फिर तुम्हारा फाइनली चार्ज कितना आया। अब यहाँ पे तुम्हारा जो थिकनेस ऑफ द माइका कितना है, 3 मिलीमीटर के बराबर है, और तुम्हारे दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 मिलीमीटर के बराबर है। तो जितना तुम्हारा क्या होगा, जितना तुम्हारा के की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। सो an air cooled capacitor of a plate area A and separation D has a capacity C। Two dielectric slabs are inserted between its plates in two different manner as shown। Calculate the capacitance in it। पहले हवा था तुम्हारे पास, और हवा में तुमने क्या किया है, एरिया ए है। सो सबसे पहली चीज हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? एन एयर कोल्ड कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी given as C। Two dielectric slabs are inserted between its plates in two different manners। टू डिफरेंट मैनर्स क्यों लिखा है? एक ही मैनर में ही तो उन्होंने लगाया है, दूसरा मैनर कौन सा है?
दोनों के दोनों एक साथ ही इंसर्ट कर रखे रखा हुआ है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो है हमारे पास, डायरेक्टली लिख नहीं सकते हम लोग यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू, खत्म। आई थिंक इसको डिराइव करके दिखाना है, डेरिवेशन है तुम्हारा ये। चलो सेम डायग्राम, ठीक है। सो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, 6 बाय अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे ई नॉट, जब कोई डाइलेक्ट्रिक तुमने डाला नहीं था, तब तुम्हारा ई नॉट की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब जब हमारे फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक को डाला, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, कैसे, क्यों क्यों क्यों, कैसे क्यों, हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कैसे, ई वन इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के वन आया कैसे, सी इज इक्वल टू, रुको, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन बी। हाँ बी को कैसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई डी लिख सकते हैं। हम्म, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू अपॉन सी डी लिख सकते हैं। नहीं समझ में, जो जो स्टेप समझ में ना आए तो वो बताओ मेरे को, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी लिख सकते हैं क्या, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई डी लिख सकते हैं क्या, फिर उसके बाद ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डी लिख सकते हैं क्या। अब सी को, ये फॉर्मूला अभी ऐसे रखो, ठीक है। हम्म, सो ये है तुम्हारा ई नॉट, दैट इज जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब तुमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला K1 को, तुमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला K1 को, तो C का वैल्यू क्या चेंज हो गया, C डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, अरे के सी बन गया ना, है ना, C डैश जो है तुम्हारा K1 इंटू सी बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यू है इस पूरे को C डैश को, यहाँ पे E विल बी इक्वल टू E ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक K1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, Q अपॉन K1 इंटू सी इंटू डी। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन K1। समझ में आया, इन्होंने एक लाइन में लिख के रखा हुआ है, मगर आया कैसे समझ में आया तुम्हें, सो E1 इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन K1 आ गया। हाँ क्या क्या समझ में नहीं आया, हाँ तो E1 इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे आई वो, ये ऐसे आया तुम्हारे पास। अब ई नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, ई के वन विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन के वन ए एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से तुम लिख सकते हो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू के टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन
K2A एप्सिलॉन नॉट, खुद का फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने। अरे K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, अच्छा हाँ वो उसकी बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है, मैंने डिराइव करके दिखा दिया बस तुम लोगों को, ठीक है, आई जस्ट शोड यू लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे EK1 और EK2 मिल गया। नाउ अब यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे मिला बताओ, आंसर तुम्हारे सामने रखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर दो बस। हाँ यहाँ पे देख, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। अरे देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है, ये तीनों का तीनों डिस्टेंस कैसे मिलाओगे, d माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2, ये पूरा का पूरा d है, d माइनस T1 माइनस T2 हो गया, d माइनस T1 माइनस T2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड U2 तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, T1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 T1, नहीं समझ में आया, हम्म नहीं, हाँ कैसे बताओ, B इज इक्वल टू ई नॉट D1 D माइनस, एक काम करते हैं इसको अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, यही क्वेश्चन को अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डोंट वरी।